हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग नीट पर। और जैसा कि आपको पता है कि डेली शाम की 5 बजे की क्लास आपकी होती है एमपी टेट और सी टेट स्पेशल क्लास, क्योंकि ये यहाँ पे हम जो सब्जेक्ट देखते हैं वो सारी आपके दोनों एग्जाम में इक्वली इंपॉर्टेंट है। डेली हम अलग अलग सब्जेक्ट देखते हैं ताकि सारी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन पैरेलली चलती रहे। खैर चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन आज का। पूरे देखेंगे 30 क्वेश्चन का सेट बाल विकास एवं मनोविज्ञान का। ना सिर्फ इन 2 एग्जाम में बल्कि ये जो सब्जेक्ट है वो आपका सभी एग्जाम में, चाहे वो सुपर टेट हो, यूपी टेट हो, कोई सा भी टेट हो, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है या शिक्षक पात्रता से, तो उसमें ये आता ही आता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है, विद्यालय का यह कर्तव्य है कि वह प्रत्येक बालक के लिए उपयुक्त शिक्षा की व्यवस्था करे, भले ही वह अन्य सब बालकों से कितना भी भिन्न क्यों ना हो। ये किसने लिखा है? क्रो एंड क्रो, टाइलर, रॉस या मोर्स एवं विंगो ने? विद्यालय के कर्तव्य के विषय में ये कथन जो है किसका है? और सही उत्तर होता है इस प्रश्न के लिए बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, क्रो एवं क्रो ने। जिसने भी गेस किया था ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, वेरी गुड। असामान्य व्यक्तित्व वाले बालक होते हैं कौन? क्या प्रतिभाशाली, पिछड़े, विकलांग या समस्यात्मक? असामान्य व्यक्तित्व वाले। तो बिल्कुल यहाँ पे देखिए, असामान्य का तो मतलब दोनों सेंस में आता है ना, पॉजिटिव में भी असामान्य होते हैं, नेगेटिव में भी होते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो आपका आंसर जाता है वो होता है प्रतिभाशाली बच्चे। लेकिन ये एक चीज़ हो सकती है क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव दोनों में आता है, जिसमें कि यहाँ मेंशन कुछ भी नहीं किया गया। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन आएगा तो आपको प्रतिभाशाली ही टिक करके आना है। भय अनेक बालकों की झूठी बातों का मूल कारण होता है, ये कथन किस मनोवैज्ञानिक का है? स्ट्रैंग का, स्किनर का, वैलेंटाइन का या क्रो एवं क्रो का? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 8 स्ट्रैंग का है। इन्होंने ये माना है कि बच्चे जो झूठ बोलते हैं उसका एक रीज़न भय भी होता है, और यही सही भी है कि कई बार बच्चे डरते हैं कि मुझे मार पड़ेगी, डांट पड़ेगी, इस वजह से वो चीज़ झूठ बोल देते हैं और धीरे धीरे उनकी हैबिट में आ जाता है। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धिलब्धि होती है कितनी? 130 से अधिक, 130 से कम, 120 से कम, 120 से 125 तक? तो बिल्कुल यहाँ पे जो उत्तर हो जाता है इस प्रश्न के लिए आपका 130 से अधिक यहाँ पे जाएगा, क्योंकि 130 से अधिक हो सकती है, कितनी भी हो सकती है। 120 से हालांकि ऊपर जो होते हैं वो प्रतिभाशाली की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अगर आपने डी गेस किया तो आपने अपनी जगह पे गलत गेस नहीं किया है, आपने सही गेस किया है। और बेसिकली 120 के ऊपर ही पूछा जाता है। और अलग अलग जो है मनोवैज्ञानिक ने अलग अलग कैटेगराइजेशन भी दिया है, तो वो भी मैटर करता है यहाँ पे। पिछड़े बालक वे हैं जिनकी बुद्धि सामान्य से अधिक होती है, जिनकी बुद्धि सामान्य होती है, जो किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझते हैं, या जिनमें कोई शारीरिक दोष होता है। तो हम पिछड़े बालक उन्हें कहेंगे। देखिए, सामान्य से अधिक होगी, असामान्य होगी वो तो प्रतिभाशाली में आ जाएंगे, अभी हम लोगों ने ऊपर देखा। फिर सामान्य होगी तो वो पिछड़े क्यों कहलाएंगे, है ना। शारीरिक दोष में वो क्या दिव्यांग के अंतर्गत आ जाते हैं, हम उन्हें पिछड़ा, सिर्फ पिछड़ा नहीं कह सकते हैं। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर होता है, जो किसी बात को बार बार समझाने पर भी नहीं समझ पाते हैं। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता इनमें से कौन सी है? साहसी जीवन पसंद करते हैं, खेल में अधिक रुचि लेते हैं, अमूर्त विषयों में रुचि लेते हैं, या फिर ये सभी? बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। उपर्युक्त सभी, ये सारे ही प्रतिभाशाली बालकों की विशेषताएं हैं। समेकित शिक्षा यानी कि समावेशी शिक्षा इंगित करती है क्या? सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षण विधि, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए पृथक स्कूल, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक समान सुविधा। और सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर बी, सामान्य बच्चों एवं भिन्न रूप से योग्य बच्चों के लिए एक ही स्कूल, सबको एक साथ पढ़ाना। एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, कैसे? अनुशासन की अनुभूति को विकसित करके, आदर्श रूप से वर्ताव करके, महान व्यक्तियों के बारे में बोलकर, या उन्हें अच्छी कहानियां सुनाकर। प्रश्न देखते रहिए। सामाजिक मूल्यों का विकास करना है, तो यहाँ पे सही उत्तर होता है आदर्श रूप से बर्ताव करके, वो खुद भी वैसे सामाजिक मूल्यों को फॉलो करते हुए व्यवहार करे
तो बच्चे जो है उसे बहुत फॉलो करेंगे और उन्हें अपना आइडल मानेंगे। 6 से 11 वर्ष आयु वर्ग के बालकों की विशिष्टताएं निम्नलिखित में से हैं। निम्नलिखित हैं। बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं, सीखने के लिए शिक्षकों पर निर्भर होते हैं, बालक शिक्षकों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, बालक सीखने में रुचि नहीं रखते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे? बालक स्वाभाविक एवं सक्रिय अधिगमकर्ता होते हैं। पॉजिटिव वाला ही आपको आंसर यहाँ पे लेना है। सृजनशील बालक के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सृजनशील बालक जिज्ञासु होता है, सृजनशील बालक साहसी नहीं होता, सृजनशील बालक बहिर्मुखी होता है, या सृजनशील बालक महत्वाकांक्षी होता है। तो देखिए हमारा क्वेश्चन निगेटिव में था, जो गलत कथन था वो बताना था, और ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल निगेटिव जाता है कि सृजनशील बालक साहसी नहीं होता है ये हम कैसे कह सकते हैं ना। तो ये आपका इसके प्रश्न के लिए सही आंसर होता है। बालक विविध प्रकार से सीखते हैं। कैसे? शिक्षक के भाषण द्वारा, प्रयोग द्वारा, विवेचन द्वारा, प्रश्न पूछकर, क्रिया करके तथा चिंतन करके, शिक्षक द्वारा निर्देशित नियंत्रित पाठ्य पुस्तक आधारित शिक्षण द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। विविध का मतलब होता है कि अलग अलग टाइप से, डिफरेंट टाइप से सीखते हैं बच्चे। तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा। यहीं पे डिफरेंट चीज़ों के बारे में बताया गया है कि प्रयोग द्वारा भी सीखते हैं, विवेचन द्वारा सीखते हैं, प्रश्न पूछकर भी सीखते हैं, क्रिया करके भी सीखते हैं, चिंतन करके भी सीखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, मतलब कि सिंगिंग के लिए वो लड़कियों को प्रेफरेंस देता है। ये क्या दर्शाता है? प्रगतिशील चिंतन, वैश्विक प्रवृत्तियाँ, प्रयोजनात्मक उपागम, या लैंगिक पूर्वाग्रह। तो जहाँ इस तरह के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, स्पेशली सीटेट में, यहाँ पे ये क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है। घुमा फिरा कर पर बात वहाँ जहाँ लड़के और लड़कियों में डिफ्रेंशिएट करने वाली बात आ जाएगी, उसका आंसर एक ही रहता है हर बार, लैंगिक पूर्वाग्रह। यही करेक्ट आंसर होगा। अगर कहीं पे भी लड़कों को या सिर्फ लड़कियों को बहुत महत्व दिया जा रहा है या पर्टिकुलर ये टर्म यूज़ किया जा रहा है, तो लैंगिक पूर्वाग्रह आपको सही आंसर लगा के आना है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है क्या? पारंपरिक अनुकूलन, मनोविज्ञान, मनोदैहिक वातावरण। संकेत अधिगम तो पारंपरिक अनुकूलन इसके अंतर्गत आ जाता है। अभिक्रमित अध्ययन किस सिद्धांतवाद पर आधारित है? अनुकरण पर, प्रतिबद्ध अनुक्रिया पर, समग्रवाद पर, या क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर? तो चलिए देख लेते हैं। इसके लिए जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, समग्रवाद पर। सीखने के एसार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं? थॉर्नडाइक, हल, पावलोव, स्किनर। और यहाँ पे इस प्रश्न के लिए जो आपका सही उत्तर होता है वो होता है ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। सबको पता ही है ये स्टिमुलस रिस्पॉन्स। थॉर्नडाइक ने अधिगम के कौन कौन से नियम दिए हैं? अभ्यास का नियम, गुरुत्वाकर्षण का नियम, तत्परता का नियम, ए एंड सी दोनों। तो यहाँ पे जो सही उत्तर हो जाता है वो हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम दोनों ही दिया है। गुरुत्वाकर्षण का नियम उन्होंने नहीं दिया है। किसने दिया है? फटाफट से कमेंट करिए, क्योंकि पता तो होना चाहिए सुपर टेट देना है तो। मापन किन्हीं स्वीकृत नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की प्रक्रिया है। यह विचार किसका है? स्टीवेंसन का, हेल्मस्टेडर का, लिंडेमैन का, या नन का? और यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होता है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, स्टीवेंसन का। मूल्यांकन वह क्रमिक प्रक्रिया है जो कि संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का एक अंग है, जो शिक्षा के उद्देश्यों से घनिष्ठ रूप से संबंधित है। ये कथन किसका है? मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, रैमर्स एवं गैच का, या फिर तारगेरसन एवं एडम्स का? ये कथन वाले क्वेश्चन आ जाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि कथन तो इतने सारे लोगों ने इतने सारे दे रखे हैं। कुछ फेमस हैं जो हम लोग याद कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारे याद करना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो फिर इसमें तुक्का चल जाता है। और कुछ किसके क्या विचार थे, अगर आपने इसको थोड़ा डिटेल से पढ़ रखा है तो उससे भी आप गैस कर ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही होता है, कोठारी आयोग का। निम्नलिखित में से क्या बच्चों के सृजनात्मकता के विकास में सहायक नहीं है? खेल, भाषण, कहानी लेखन, निर्माण संबंधी क्रियाएं। सृजनात्मकता के विकास में जो सहायक नहीं होगा वो होगा भाषण।
तो करेक्ट आंसर इसका जाता है आपका ऑप्शन नंबर बी। भाषण जो है वो इसमें कोई हेल्प ज़्यादा नहीं करेगा। बाकी खेल कूद है, खेल से भी बच्चे सीखते हैं, कहानी लेखन, सृजनात्मकता आएगी, निर्माण संबंधी जो क्रियाएं होंगी उन सब से भी सृजनात्मकता आती है। तो करेक्ट आंसर आपका ये हो जाता है। अगला प्रश्न देख लेंगे। मूल्यांकन का उद्देश्य है क्या? बच्चे को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण घोषित करना, बच्चा क्या सीखा है जानना, बच्चे के सीखने में आई कठिनाइयों को जानना, या फिर ये सभी? तो ये सभी इसके उद्देश्य हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। यदि कोई छात्र असामाजिक व्यवहार का प्रदर्शन कर रहा हो तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? सभी प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। सारे सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनी हुई, सीटेट संस्कृत, सीटेट एसएसटी, ऐसा करके सीटेट नाम लिख लिख के, और सीडीपी का जो प्लेलिस्ट मिलेगा वो शिक्षण बाल विकास एवं मनोविज्ञान नाम का मिलेगा। उसमें थ्योरी क्लासेस भी हैं और प्रैक्टिस सेट्स भी हैं। चलिए देख लेंगे इसका जो करेक्ट आंसर होगा। तो असामाजिक व्यवहार प्रदर्शित कर रहा है तो उसके व्यवहार को जानने का कारण जानना चाहिए कि कारण क्या हो रहा है, क्यों ऐसा वो व्यवहार कर रहा है। ये टीचर का पहला काम होगा। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध किससे नहीं है? मानव व्यवहार का अध्ययन, मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन, सीखने के तरीकों का अध्ययन या संचार माध्यमों का अध्ययन। और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल सभी के सही हैं। डी वाला जो हो जाता है इसका सही आंसर। सीखने का क्लासिकल कंडीशनिंग सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक, कोहलबर्ग। शायद ही कोई ऐसा हो जिसे ना पता होगा। ऑप्शन नंबर बी हाँ बिल्कुल सही आंसर जाता है, पावलव। सृजनात्मक बालक में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? खोजपूर्ण प्रवृत्ति, अच्छी अंतर्दृष्टि, क्रियाशीलता, सीमित रुचियां। तो पूछा है जो गुण नहीं पाया जाएगा, तो बिल्कुल सीमित रुचियां नहीं पाई जाएंगी। अगर उसकी रुचि सीमित होगी, उसके इंटरेस्ट सीमित होंगे, तो वो सृजनशील कैसे हो सकता है? जाहिर सी बात है ना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। मनोविज्ञान का संबंध प्राणी मात्र के व्यवहार के अध्ययन से है, जबकि शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, आगे आपके ऑप्शंस, मात्र मानवीय व्यवहार के अध्ययन से है, केवल शैक्षिक संस्थितियों में मानव व्यवहार से है, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। एंड जो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता है वो होता है ए एंड बी दोनों। निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है क्या? तुलनात्मक पद्धति, प्रयोगात्मक पद्धति, व्यक्ति इतिहास पद्धति या विकासात्मक पद्धति। इनमें से मनोविज्ञान के अध्याय के विवरण की पद्धति कौन सी नहीं है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी प्रयोगात्मक पद्धति जो है वो नहीं है, बाकी सारे ही हैं। मूल्यांकन को मापने की विधि है क्या? परिमाणात्मक विधि, गुणात्मक विधि। इनमें से ए बी दोनों सही हैं या फिर दोनों गलत हैं? तो बिल्कुल परिमाणात्मक भी है और गुणात्मक दोनों ही होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जाता है। मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई है क्या? मनोविज्ञान की जानकारी का उपयोग सभी शिक्षक कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। शिक्षण को सार्थक बनाने वाला ज्ञानानुभव, शिक्षण का मूल्यांकन, या फिर ये सभी? ध्यान रखिएगा मनोविज्ञान के उपयोग की कठिनाई पूछा है, तो ये सभी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है। शिक्षक की शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की प्रत्यक्ष आवश्यकता नहीं है। बाल व्यवहार का अध्ययन, शारीरिक सुडौलता, व्यक्ति विभिन्नताओं की समझ, या अनुशासन एवं कक्षा व्यवस्था। शिक्षा यहाँ शिक्षक को होना चाहिए था, नॉट की। शिक्षक को शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की डायरेक्ट ज़रूरत नहीं है। किस चीज़ के लिए? तो शारीरिक सुडौलता ये जो है इसकी मतलब ठीक है नॉलेज होना ज़रूरी है, बट इट्स नॉट लाइक कि हाँ उसका बहुत ज़रूरी है या डायरेक्ट उसका अध्ययन करना ज़रूरी नहीं होता। बाल व्यवहार इंपॉर्टेंट है, व्यक्तिगत विभिन्नताएं समझना चाहिए, और टीचर को अनुशासन और कक्षा व्यवस्था तो मैनेज करनी है। अगर कोई टीचर अपनी क्लास मेंटेन करके नहीं रख सकता है, प्रॉपर मैनेज करके नहीं रख सकता है डिसिप्लिन में, तो फिर कोई मतलब नहीं है ना। तो ये ऐसा माना जाता है। सो ये हमारी छोटी सी क्लास थी। आई जस्ट होप कि आपको पसंद आई होगी, एंड पसंद आ गई है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको सभी क्लासेस का नोटिफिकेशन चला जाया करे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडिंग एंड बाय बाय।